दो नारे, एक योगी आदित्यनाथ का कटेंगे तो बटेंगे और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है। इसका फायदा महायुति को महाराष्ट्र में मिला। मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। जी बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस। उज्जवल जी, सवाल आपसे था। तुम सेफ है, इससे सभी कम्युनिटी में एक लगा था कि महाराष्ट्र में अभी आगे चलकर ये ऐसा राजनीति चलेगी। जी चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उज्जवल जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। जो एक है तो सेफ है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो नारा लगाया था, इससे लोग पे एक जागृति हुई। और पिछले वक्त लोकसभा में जिस प्रकार कम्युनिटी के आधार पर मतदान किया गया था, उसे मुस्लिम मतदारों ने भी इस बार ठुकरा दिया, ये मैं कहता हूं। लेकिन उसका फायदा हमें झारखंड में देखने को क्यों नहीं मिला? झारखंड में अभी तक का जो रुझान आ रहा है उससे साफ नजर आ रहा है कि जेएमएम कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देखिए, पूरे नतीजे अभी तक तो आए नहीं है। मैं मानता हूं कि झारखंड में अभी जो विजय हमने हासिल करना चाहते थे, अब तक वो हासिल नहीं हुआ। पर देखते हैं दोपहर के 1 बजे तक क्या पूरे नतीजे आते हैं। उज्जवल जी, लगभग 11 बज गया है। कुछ लमसम ही डिफरेंस 1 बजे तक भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र पर बधाई का पात्र हैं और आप बधाई एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये उम्मीद की थी कि आप झारखंड पर अगर आप लोग को हार मिल रही है तो आप वो भी एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है आपको सर, झारखंड में, क्योंकि कई सारे बड़े दिग्गज नेता वहां पर भी चुनावी मैदान में उतरे थे, चुनाव प्रचार जोर शोर से किया था, लेकिन क्या आपको लगता है हेमंत सोरेन के मैजिक के आगे भाजपा के बड़े बड़े नेता भी नहीं टिक पाए? कंचन, एक लाइन उसमें ऐड करूंगा। असम के मुख्यमंत्री तो वहां 4 महीने तक रहे और कह रहे थे कि मैं 23 को वापस आऊंगा करता हूं, लेकिन आज वो नजर नहीं आया वहां पर। अभी तक बयान भी नहीं आया सुबह से। बिल्कुल सही है। झारखंड में हमें विजय हम नहीं प्राप्त कर सकते ऐसा लगता है नतीजे से, लेकिन इस पर हम जरूर आत्मचिंतन करेंगे और गलतियां क्या हुई है, ये गलतियां किस प्रकार सुधारना चाहिए थे। जैसे लोकसभा के इलेक्शन के बाद हमने महाराष्ट्र में आत्मचिंतन किया, उसी प्रकार हमें आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है। संजय राउत साहब ने, उज्जवल जी, एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उसमें गड़बड़ है। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी, जो इस समय 56 सीटों पर लीड कर रही है रुझानों में, वो महाविकास आघाड़ी की 51 सीटों से कहीं ज्यादा है। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि अजीत पवार साहब की एनसीपी जो है वो 35 सीटें ला सकती है। कह रहे वो ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब का बिगुल दोबारा से बच चुका है। उज्जवल जी, मुझे मालूम है कि संजय जी ने कभी डायरेक्ट चुनाव तो लड़े नहीं हो, और मैंने लोकसभा के इलेक्शन में देखा संजय जी किस प्रकार बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन मैं संजय जी को इतने ये अभी जो आरोप कर रहे उसको कुछ महत्व नहीं दे रहा हूं। इसलिए महत्व नहीं दे रहा हूं कि संजय जी का होमवर्क इस बार बहुत कच्चा रहा। संजय जी होमवर्क आपके हिसाब से नहीं कर आए, लेकिन उज्जवल जी ये बताइए ना, मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि बीजेपी ने कभी ये खुलकर नहीं कहा कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने ये कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। जी नहीं, देखिए बीजेपी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हमारे, हेलो जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। देवेंद्र जी फडणवीस ने साफ कह दिया था कि हम तीनों पार्टी के नेता लोग तय करेंगे, तीनों पार्टी के नेता हम तय करेंगे और आखिरी फैसला आपस में डिस्कशन करके लेगा।
लास्ट टाइम भी उज्ज्वल जी के क्या टाइम में कहा जब जाए शिंदे देवेंद्र जी फडणवीस का हमारे पक्ष को आए थे युति महायुति बनाने के लिए, तब उज्ज्वल जी क्या कहा जाए देवेंद्र फडणवीस का सीएम पद पर कमबैक होगा दोबारा? बताइए आपका सवाल क्या है देवेंद्र जी का? क्या वो बनेंगे सीएम? आप बताइए, आपको तो जानकारी होगी सर। साफ कहा था, देखिए मैं बता रहा हूं ना आपको, लास्ट टाइम में शिंदे जी के आमदार कम थे, बीजेपी के हमारे ज्यादा थे। फिर देवेंद्र जी ने कहा था कि मैं सीएम बनूंगा नहीं, सीएम एकनाथ जी शिंदे ही बनेंगे। ऐसा हमारा इतना ब्रॉड माइंड है। और इसीलिए देवेंद्र जी ने इस बार भी कहा है जिसके एमएलए ज्यादा आएंगे उसके लिए पार्टी हमारी तय करेंगी। सब तीनों नेता बैठेंगे और आपस में चर्चा करके ठहराएंगे। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उज्ज्वल जी, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी तो अकेले 125 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे साहब 56 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार साहब 35 सीटों पर। अगर हम शिंदे साहब की शिवसेना और बीजेपी के मार्जिन को माने तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में मान के चला जाए कि अगला मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र का होगा वो बीजेपी से होगा। देखिए, बीजेपी बड़ी ब्रॉड माइंडेड पॉलिटिकल नेशनल पार्टी है और इसीलिए हमने महायुति की है। हमें पता था कि इस टाइम भी विधानसभा में पूरी बीजेपी अकेली जीत चुना सकती थी, लेकिन हमने वैसा नहीं किया और देवेंद्र जी ने बार बार कहा है। लेकिन आपका कहना सही है, मॉरली बीजेपी का सीएम बनना बिल्कुल जायज है, उसका हक भी है, लेकिन वो आफ्टर डिस्कशन बाकी शिंदे जी और अजीत दादा इनसे डिस्कशन करके ही बीजेपी पार्टी आराम पार्टी दिल्ली में तय होगा। अच्छा उज्ज्वल जी, वैसे तो सोशल मीडिया पर भी मीम्स वगैरह चल रहे हैं कि कहीं बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को टाटा बाय बाय करके अदर्स के साथ सरकार बना ली। तो हालांकि आप तो ये कह रहे हैं और हम देखते भी आए कि आप कितनी ब्रॉड माइंडेड पार्टी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब आप, क्योंकि आपको आंकड़े इतने ज्यादा मिल गए हैं, बहुमत के करीब हैं, शायद आप अकेले सरकार बना लें, तो अपने अलायंस को आप कहें ठीक है अच्छा रहा तुम्हारा साथ। नहीं नहीं, ऐसा कभी हम टाटा बाय बाय करते नहीं है। बीजेपी जिस संस्कृति से आई है, बीजेपी में जो इंटरनल कल्चर बढ़ा है, उससे आपको थोड़े दिन में मालूम होगा कि और भी हमारे दलेर की आप देख लोगे कि किस प्रकार बीजेपी भी अपना कानूनी हक छोड़ देती है। और आप जो एप्रीहेंशन कर रही है कि शिंदे जी और अजीत दादा दूसरे गुटों को मिल गए, बिल्कुल नहीं वो मिल सकते, क्योंकि उन्होंने भी जो आज इलेक्शन लड़ा है जिस आधार पे लड़ा है, और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है। उज्ज्वल जी, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जीत हुई है? वहां जहां एक तरफ बयानबाजी हो रही थी क्योंकि किसान मुद्दा था, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा था, इन्फ्लेशन मुद्दा था, इन मुद्दों पर तो चुनावी मैदान पर कोई पार्टी उतरी ही नहीं। किन मुद्दों पर उतरी थी? अजीत पवार का योगी के आदित्यनाथ के बयान से इत्तेफाक न रखना, योगी आदित्यनाथ का बयान देना बटेंगे तो कटेंगे, पीएम मोदी का बयान देना एक है तो सेफ है। क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों के तहत यूपी में भाजपा की जीत होती है, उन्हीं मुद्दों के तहत महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जीत हुई है? नहीं, मैं ये मानता नहीं। हमारी जीत सिर्फ हिंदुत्व इस नतीजे पर नहीं हुई है। हमारी यहाँ जीत, हमने जो काम करके दिखाया है महाराष्ट्र में, यूपी सरकार ने काम किया है। और उसके पहले भी हमारे बंबई में देखिए जिस प्रकार की ब्रिजेस बन गई, बड़ी बड़ी बाकी के शहर में, नागपुर में देखिए, पूना में देखिए, मेट्रो सिटीज का किस प्रकार ये लोगों ने देखा है। और लोगों ने ये भी इस बार सोचा है कि सेंट्रल में एक गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में उसी विचारधारा की गवर्नमेंट चाहिए, ताकि महाराष्ट्र का विकास ज्यादा करके हो सकता है। महाराष्ट्र का विकास हो सकता है। हमारे साथ संजय राणा जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं। संजय राणा जी, जो मैजिक महाराष्ट्र में हमने एनडीए का चलते हुए देखा, वो मैजिक झारखंड में कहां जाकर फेल हो गया? क्योंकि बात एनडीए की तरफ से आदिवासी समाज के लिए कही गई थी, उनके हितों के लिए कही गई थी, कई अहम योजनाओं की बात कही गई थी, लेकिन चूक कहां हो गई झारखंड में?
देखिए, जब हम चर्चा करते हैं झारखंड की, तो भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत महत्वपूर्ण चूक हो गई, जिसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसको अनदेखा कर दिया था। देखिए, हेमंत सोरेन साहब का जो गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तारी सही है गलत उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन जिस तरह से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने प्रचार किया और जिस तरह से उनके प्रति लोगों का रुझान था, महिलाओं का रुझान था, आदिवासी महिलाओं का रुझान था, उसका आपको रिजल्ट आज मिल रहा है। देखिए, 6 महीने पहले, आज से 6 महीने पहले हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी के पहले हवा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि उन्होंने कहीं ना कहीं उसको सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की थी। सत्ता परिवर्तन की वजह से और हेमंत सोरेन के पक्ष में कहीं ना कहीं एक माहौल बना, और उनकी पत्नी, देखिए आप अगर पूरा 6 महीने का प्रचार तंत्र देखेंगे तो कल्पना सोरेन ने जिस तरह से प्रचार किया, जिस तरह से भीड़, जिस तरह से उनको सम्मान मिल रहा था, जिस तरह से उनके प्रति महिलाओं का लगाव था, तो ये साफ नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं जो आदिवासी जनजाति है वहां की कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन की तरफ रुझान रखती है, और उसका परिणाम यही हो सकता था। मुझे एक्सपेक्टेशन लगभग इतनी की हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इसके वजह से नुकसान उठा पाती, एक महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, देखिए, जब आप राजनीति करते हैं तो आप नेशनल चेहरा आपके पास होता है, नो डाउट, उस पर आपको वोट मिलते हैं, आपकी पॉलिसीज पे वोट मिलते हैं, आपकी योजनाओं पे वोट मिलते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक चेहरा लोकल भी देना पड़ता है। तो आपने बाबूलाल मरांडी को बहुत देर में प्रोजेक्ट किया है कि आप वहां के मुख्यमंत्री, संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो वो दूसरी त्रुटि थी। और दोनों त्रुटियों की वजह से देखिए, एक तरफ महिला, अगर आप महाराष्ट्र की चर्चा करें, पूरी महिलाओं का वोट परसेंटेज हमें लगता है 7 से 8% वोट बढ़ा है टूवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी, और अगर उसी को एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पे झारखंड में महिलाओं का रुझान जो था कहीं ना कहीं जेएमएम के प्रति गया। जेएमएम ऐसा नहीं हेमंत सोरेन साहब के लिए गया, जेएम यानी बिल्कुल बिल्कुल संजय राणा जी विस्तार से इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 बजे, जी हाँ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी के हेड ऑफिस पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और हर बार हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं बीजेपी को जीत मिले, और उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पीएम जो है वो कार्यकर्ताओं को संबोधन जरूर करते हुए आशीष नजर आते हैं। और आज यही तस्वीर जो है वो एक बार फिर 7 बजे देखने को मिलेगी बीजेपी हेड ऑफिस पे। जाहिर तौर पर और ये संबोधन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक नया मंत्र देते हैं। आने वाले समय में आपको भी पता है पलक कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और दिल्ली जो है वो बहुत फंसी हुई है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो जाहिर तौर पर अब आने वाले जो चुनाव होंगे उन पर फोकस करने के लिए कहेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान बने हुए हैं, संजय राणा जी हमारे साथ बने हुए हैं और अजीत शुक्ला जी बने हुए हैं। संजय राणा जी, झारखंड पर हम बात कर रहे थे, झारखंड पर जो मैया सम्मान योजना जो जेएमएम की तरफ से चलाई गई, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो साबित की, क्योंकि आखिरी समय तक जो महिलाएं थी उनके खातों में पैसे गए। हालांकि बाद में उसको लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन पैसे गए थे। बिल्कुल पैसे गए थे, और आपने, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ, देखिए हर चीज का जब चुनाव लड़ते हैं तो स्ट्रेटेजी भी होती है और एग्जीक्यूशन भी होता है, तो प्रेजेंटेशन और एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो योजना चल रही थी, लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन ने उसको प्रस्तुत किया, उन्होंने क्या बोला, ये वादे हैं, हम तो कर रहे हैं। देखिए, जब कोई महिला आकर के, वो भी आपकी जाति की, आपकी बिरादरी की, आपके समाज की, आपके क्षेत्र की, आपके रहन सहन वाली अगर आके बोलती है, तो कहीं ना कहीं उसका दूरगामी परिणाम होता है, इसका जो हमें आज दिख रहा है। तो वो सबसे हमें लगता है कि बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी से होगी, उनको कम आंका गया है। देखिए, महिला जब सशक्तिकरण की बात करते हैं, नो डाउट पूरे देश की महिला अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है और मोदी जी पे विश्वास करती है। लेकिन संजय राणा जी, जहां तक झारखंड की बात करें तो मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि महाराष्ट्र से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे मुद्दे झारखंड के लगे। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे जो है वो बीजेपी उठाते हुए नजर आ रही थी। देखिए, मुद्दे पलक नो डाउट बड़े इंटरेस्टिंग थे, लेकिन मुद्दे को ग्राउंड हकीकत पे आप पहुंचा पाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप जब देखिए, इलेक्शन क्या होता है कि इलेक्शन 6 महीने से नहीं चलता, इलेक्शन होता है जो आखिरी के 72 घंटे, 100 घंटे और 150 घंटे होते हैं ना, ये इलेक्शन का परसेप्शन चेंज करते हैं। और ये 6 महीने इसलिए बोल रहा हूं कि ये 6 साल इनके पक्ष में थे। आप अगर आपसे 6 महीने पहले चले जाइए तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, सारी तरफ लग रहा था 60 से 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ गई, लेकिन अभी सीटों में जो कमी दिख रही है या नहीं कर पाई है, तो
छोटी छोटी, मैं योजनाओं की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक वो योजना थी और दूसरी कल्पना सोरेन का एक प्रचार तंत्र था। अगर कांग्रेस बोलती कि मैंने कुछ किया, मैं मानने को तैयार नहीं कांग्रेस ने कुछ किया। उस महिला का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है और महिला वोटरों का। और आपने जब जनजाति की पलक बात करती, दो तरह की जनजाति वहां पे है, एक जो क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर चुकी है, और एक जमाई पाड़ा की बात हुई जिसको हम कहते हैं जो रोहिंग्या आ गए या बांग्लादेशी आकर के वहां पे जमाई बाड़ा बना रहे हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज होता है, वो तो किसी किसी क्षेत्र में थे। और दूसरी, जब यूसीसी की हम भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती है तो यूसीसी और वहां का जो लोकल समाज है वो यूसीसी के पक्ष में नहीं है। आपको ना जनजातियों को समझने की बहुत जरूरत है, जनजाति कैसे काम करती है, उसकी माइंडसेट क्या होती है। तो कुछ चीजें कहीं ना कहीं हम बता रहे 3-4 पॉइंट पे भारतीय जनता पार्टी चूक गई। स्ट्रेटेजी देखिए, स्ट्रेटेजी होती है, इंप्लीमेंट होता है, कभी कभी प्लानिंग में गलती हो जाती है। चलिए, झारखंड में तो भारतीय जनता पार्टी चूक गई। हमारे साथ डॉक्टर राहुल यादव जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राहुल यादव जी, चलिए झारखंड तो पार हो गया, महाराष्ट्र कहां अटक गया? नहीं, देखिए, हम महाराष्ट्र हो भले ही झारखंड हो, हम दोनों ही प्रदेशों में हम अपने सकारात्मक मुद्दों को लेकर चुनाव में गए। हमने महाराष्ट्र में अपनी 5 गारंटियां महाराष्ट्र की जनता के समक्ष रखी, और अभी देखिएगा शुरुआती रुझान है और अभी नतीजों में तब्दील नहीं हुए हैं। अभी थोड़ा इंतजार करिएगा, तो कुछ समय इंतजार करिए, उसके बाद में नतीजों पर हम आएंगे तो आगे बहस इसमें बढ़ सकती है। तो अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन राहुल यादव जी, जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान 11 बजे का समय हो चुका है। एक बार रुझान बता दूं, 218 सीटों पर इस समय जो महायुति है वो आगे चल रही है। बीजेपी 128, शिवसेना शिंदे जो गुट है वो 55, एनसीपी अजीत पवार गुट 35। बात अगर हम महाविकास आघाड़ी की करते हैं तो महज 50 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। कांग्रेस 20, शिवसेना ठाकरे जो है वो 17, एनसीपी शरद पवार साहब 13। अगर हम महाविकास आघाड़ी के रुझानों की जो सीटों की बात करें, वो भी एकनाथ शिंदे को जो रुझानों में सीटें मिल रही हैं उससे भी कम है। इसमें आपको उम्मीद कहाँ नजर आ रही है राहुल अब जी? 2 घंटे में ऐसा कौन सा मैजिक हो जाएगा? राहुल जी, आशावादी मैं हूं, बहुत ज्यादा आशावादी हूं, लेकिन इतना भी नहीं हो सकता कि 2 घंटे में पूरा खेल बदल जाए। नहीं, आदमी को नहीं, देखिएगा, आशावादी रहना चाहिए और सबको रहना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक पूरा मशीनरी भाजपा का तंत्र काम कर रहा था, जिसमें आप देखेंगे कि हमने लगातार इलेक्शन कमीशन को शिकायतें करी। भले नागपुर में बैरिकेटिंग लगा के इन्होंने मतदाताओं को रोका हो, और शिरडी में भाजपा के नेता जो विखे पाटिल है वो अपने कॉलेज के 4000 छात्र छात्राओं से फर्जी मतदान करवाते हैं। तो और बीड़ के परली में सीसीटीवी कैमरा बंद करके जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, उसमें हमारे महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी वहां गए तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। हमने मतदान के दिन ये सारी शिकायतें हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखी, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने आज तक भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो यही वजह है, पूरा भाजपा के साथ पूरा तंत्र काम कर रहा था। अच्छा, यूपी में कौन सा तंत्र काम कर रहा था? अगर यूपी में विधानसभा जो उपचुनाव हुए उनके यूपी में आप देखा, हाँ, मैं वही आ रहा हूं। यूपी के जो मीरापुर के उपचुनाव में जो एसएचओ ने पर्दा नशी महिलाओं को जो रिवॉल्वर दिखाकर और मतदान करने से रोका, और उत्तर प्रदेश में 4 आइडिया लोगों के पास होने के बावजूद भी मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा था, और वहां पे आईडी चेक करना, पुलिस वहां आईडी चेक कर रही थी। अब आप देखिएगा कितने लेयर की सिक्योरिटी पार करके लोग वोट करने जा रहे थे, तो लोगों को डराया गया, भयभीत किया गया। आप देखिएगा केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लोगों को डराया गया। राहुल जी, झारखंड में नहीं डराया गया। हमारे लगातार अपनी बात, बाइपोल की जब हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी मैंने सुना वहां पर कि बार-बार हम देख रहे थे जीतू पटवारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, बीजेपी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। संजय नारायण जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगी इस पर, क्योंकि विपक्ष की तरफ से हर एक राज्य में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के ऊपर भी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। देखिए पलक, हमारे अशोक यादव जी, हम दोनों भी जी बिजनेस में बैठे थे और सेम डायलॉग उन्होंने वहां पे भी मारा था। कोई डायलॉग नहीं कट कॉपी पेस्ट आके आपके चैनल पे बोल दिया। बीके पाटिल साहब ने 4000 बच्चों का अगर वोटिंग करा दिया, 1 सीट आपको दे देता हूँ, दूसरी जगह सीसीटीवी कैमरा, चलो वो भी सीट आपको दे देता हूँ, 3 सीट आपको दे देते, तब भी तो आपकी टैली नहीं। अरे भाई, 1 सीट आपको दे देता हूँ, ये क्या बात हुई? आपको 1 सीट दे देता हूँ, ये कौन सा विश्लेषण कर रहे हैं आप?
नहीं, सुन, एक सीट विधायक आपको तो दे बता देता हूं, ये कौन सा विश्लेषण अरे कर रहे हैं? क्या ये लोकतंत्र के लिए ये होना ठीक है? ये होना ठीक है? अगर ये तो एक सीट पर आप विखे पाटिल की सीट पर आप पकड़ में आ गए और दूसरे में जहां पे पकड़ में नहीं आए वहां पे क्या हुआ? इसका मतलब आपने उस बात को स्वीकार तो किया ना, जो मैं कह रहा हूं उसको आपने स्वीकार किया। अरे स्वीकार किसी ने नहीं किया, बौखलाओ नहीं, शांति सुनो। देखिए राहुल ऐसा जी, ना सुनिए पहले। कि इनकी बातों नहीं, पे आपने परख स्वीकार नहीं- किया है ना, अरे सुन तो आपने लो भाई, स्वीकार किया है कि वो सीट आपको दे देता हूं। क्या बात कर रहे हो आप? अभी मैं बोले स्वीकार किया, ठीक है।